अस्सलामुअलैकुम सामीने कराम, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा एफ़एम 102.2। प्रोग्राम को कहते हैं वॉइस फॉर मेंटल हेल्थ। सामीन, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। जो हमारी जहनी सेहत है सामीने कराम, इसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। जिस्मानी सेहत से मुतालिक हमारे पास अवेयरनेस भी मौजूद है, हमारे पास फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन जहनी सेहत एक ऐसी चीज़ है सामीने कराम जो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है। चाहे वो बच्चों की जहनी सेहत हो, चाहे वो जवानों की या नौजवानों की जो है वो ज़हनी सेहत हो। तो इस हवाले से बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस हवाले से आगाही मौजूद नहीं है। ना वालिदैन के पास आगाही मौजूद है, ना हमारे नौजवानों के पास उस तरह से स्ट्रेटजीज़ मौजूद है, या उनको इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुख्तलिफ़ मसाइल से डील कैसे करना है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम मेंटल हेल्थ के हवाले से आपके लिए आगाही लेकर आएँ, आपके लिए अवेयरनेस पैदा करें कि बच्चों को किस तरह के जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनका सामना हो सकता है। ऐसे कौन से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों को बचपन में हो सकते हैं। इसके अलावा जो जनरली हमें किन किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किस किस हवाले से इल्म होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए इसी लिहाज से पेश किया जाता है। हमने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अभी तक हमने बात की। हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बात की, हमने ऑटिज़म के हवाले से बात की, हमने ज़हनी सेहत की अहमियत के हवाले से बात की, और जो पाकिस्तान में इस हवाले से जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, इस पर भी हमने बात की। आज हम बात करेंगे बच्चों की, और एडोलेसेंस एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनकी ज़हनी सेहत को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, उसमें क्या क्या मसाइल होते हैं। अच्छा, जो एडोलेसेंस है सामीने कराम, इसमें तकरीबन 10 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान हैं, वो फॉल करते हैं। ये वो एज है सामीने कराम के इसमें टीन एज के बच्चे भी आ जाते हैं, कि टीन एज में जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्कूलिंग में जब बच्चे टीन एज से गुजर रहे होते हैं तो उनका एक अलग जिसे कहते हैं कि मेंटल डोमेन से वो गुजर रहे होते हैं, उनको बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। तो वालिदैन की भी इसमें जो है इंटरवेंशन, उनकी सुपरविज़न किस तरह की होनी चाहिए। तो आज इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर अरूज मुजीब साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर है ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। इसके अलावा को फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर रिसर्च के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो उस हवाले से इनका वसी तजर्बा मौजूद है, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, बच्चों की नफ्सियात के हवाले से। तो आज हम उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनसे एक बार फिर जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि वो आज हमें इस हवाले से किस तरह आगाह करेंगे। तो आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, एक बार फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम बच्चों के हवाले से हम इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की भी अगर हम बात करें, हमने कुछ टॉपिक्स पर बात की। आज हम जो एडोलेसेंस जो एज ग्रुप है उस हवाले से हम बात करेंगे, बहुत ही क्रिटिकल है। और इसमें टीन एज के भी बच्चे आ जाते हैं जो रेबिलियस भी होते हैं, जो वालिदैन को बहुत तंग भी कर रहे होते हैं। चाहे हम बच्चों को ले लें, चाहे हम बच्चियों को ले लें, तो एक अलग ही वो जो एक जिसे कहते हैं कि बहुत सारे फेजेस उसमें चेंज हो रहे होते हैं, बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस उम्र में जो बच्चे जो मेंटल हेल्थ उनकी किस तरह की होनी चाहिए, और इस एज में जो मेंटल हेल्थ सही होना आपके नज़दीक क्या है बच्चों की इस एज ग्रुप में? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके लिए एक बहुत मज़े की बात ये है कि हम जब मुख्तलिफ रिसर्च कर रहे हैं, और जिस तरह से आपको पता है हर वक्त हमारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो ऐड इन होती जाती हैं लिटरेचर में। इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि जो आपने एज ग्रुप बताया 10 to 19, इसमें 10 to 14 जो है उन्हें प्री टीन्स कंसीडर किया जाता है, और बकाया जो है हमारे टीनेजर्स कंसीडर किए जाते हैं। और अभी एक टर्मिनोलॉजी आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुनी होगी, इमर्जिंग एडल्ट्स, जो कि 18 से ऑनवर्ड जो हैं वो कंसीडर करते हैं 25 तक। मुख्तलिफ़ डायमेंशन से हम देखें, मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स के नाम इनके मौजूद हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस एज ग्रुप में होती है वो होती है आइडेंटिटी डेवलपमेंट का इनका प्रोसीजर जो है वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अक्सर औक़ात हमने शायद कहीं और भी बात की थी किसी प्रोग्राम में कि इससे पहले माँ बाप की मर्ज़ी चल रही होती है कि माँ बाप कहते हैं कि ये ड्रेसिंग करनी है, ये ड्रेसिंग करनी है। जो है वो लड़कों को एक अलग तरीके से पाल रहे होते हैं, लड़कियों को एक अलग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ पाल रहे होते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड होती है जहाँ पर बच्चों की क्यूरोसिटी भी पीक पे होती है, और वो अपने जो पीयर ग्रुप हैं उसके साथ एसोसिएशंस ढूंढ रहे होते हैं कि किस ग्रुप में वो फिट इन होते हैं। तो अक्सर औक़ात आपको बड़े रिबिलियस जो हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स भी इसमें नज़र आते हैं। जैसे बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है, वो ये चाहते हैं कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ना रहें, और बड़ी एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट भी है। कन्फ्यूजन वाली स्टेट इस तरह से है कि आप
13 साल के 14 साल के बच्चे को आप ये कहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, और जब वो मज़ीद कोई डिसीजन मेकिंग की कोशिश करता है या ज़्यादा चीज़ों में इंटरवीन करने की कोशिश करता है तो आप हम फ़ौरन से कह देते हैं तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। तुम्हें भी कुछ नहीं पता। सो ये जो एक कन्फ्यूजन जो है ना, तो ये भी इस उम्र में जो है मौजूद होती है। जिस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज, वो ये है कि जो हमने क्यूरोसिटी की बात की, जैसे अक्सर औक़ात केसेस आ जाते हैं ड्रग अब्यूज़ की, कि जहाँ पर आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनकी एसोसिएशंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप हो रही हैं, फिर वो अपने आप को किस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे अक्सर औक़ात अभी दुनिया में तो आपने बहुत देखा होगा कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके भी बच्चों के जो हैं वो मसले मसाइल होते हैं कि वो किस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ख़ुद को। क्यूरोसिटी जो है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, टैलेंट्स भी मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे के लिहाज से बहुत नेगेटिव भी होती हैं। सो ये पूरा टाइम पीरियड जो है ये इसी पे जो है वो बेस कर रहा है बेसिकली। सही, तो यानी कि आप कह रही हैं कि बच्चों का ये सब कुछ करना, एक्सप्लोर करना या कुछ अपनी मर्ज़ी जो है वो मर्ज़ी से फ़ैसले लेना, तो ये सब कुछ लाइक एक हेल्दी अमल है बच्चों के लिए। बिल्कुल ये हेल्दी अमल है, और इस एज ग्रुप को अगर हम ये देखें तो हम एक गुड सुपरविज़न के साथ अगर आप इसमें एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो यही टाइम पीरियड जो है, अगर ही और शी इज़ प्रॉपरली एंगेज्ड विद पेरेंट्स और विद कम्युनिटी, जो भी लोकल कम्युनिटी है, पीयर ग्रुप जो है, और आप बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी सुपरविज़न भी है, तो ये सारी चीज़ें और जो सारी टेंडेंसीज़ उसके अंदर क्यूरोसिटी मौजूद है वो अच्छे तरीके से आप उसको उसकी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। मसाइल वहाँ पर आते हैं बेसिकली जहाँ पर हम बच्चे को ये कहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तुमने ये नहीं करना, लेकिन उसकी कंपनसेशन में हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती जो कि उस बच्चे ने करनी है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम अगर बच्चे को कहीं से रोक रहे हैं तो हम उनके साथ रीजनिंग, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है कि रीजनिंग के बगैर आप उनके साथ चल नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं या एसोसिएशंस हैं वो क्या हैं। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को बीइंग पेरेंट्स या बीइंग टीचर्स लाजमी देखें। सही। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, हम ये भी देखते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने ज़्यादा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज मौजूद है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, बहुत वल्नरेबल भी हैं बच्चे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप क्या देखती हैं कि बच्चों की ज़हनी सेहत को किस तरह, मतलब क्या क्या चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है? चैलेंजेस जैसे आपने 2-3 चीज़ें तो जो थी इम्पोर्टेंट वो आपने खुद ही बता दी। इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो हमारी एक ट्रॉमेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी सोसाइटी में। चाहे आप नेचुरल डिज़ास्टर्स को देख लें, अभी हमारे 3 सूबे जो हैं वो फ्लड का शिकार थे, और वहाँ पर अगर आप बच्चों को देखें एक यंग एज में उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, किस तरह के ट्रॉमा के साथ अब वो ज़िंदगी गुजारेंगे, कितना हील कर सकेंगे, कितना हील नहीं कर सकेंगे। फिर इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रही, जो अभी भी आपको बहुत सारे वाक़यात, अभी कल हमने एक एसपी साहब का वाक़या सुना, तो ये चीज़ें जब ये एक न्यूज़ होती है, एक इंसिडेंट हुआ होता है, उसकी न्यूज़ जो है वो भी ट्रॉमा ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे बच्चों और बच्चियों में ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमारे बच्चे स्ट्रीट्स में दे आर वेरी वल्नरेबल, सेक्शुअल असॉल्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, फिज़िकल असॉल्ट्स जो हैं वो बच्चों के हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ऐसा है कि तो 23 मिलियन वो बच्चे ना जो कि दे आर आउट ऑफ स्कूल। अभी तो बहुत सारी NGOs, INGOs और गवर्नमेंट भी जो है 2030 जो एजेंडा है हमारा, उसमें इन तमाम चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसिकली जो विद इन द स्कूल प्रेमिसेस यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। जैसे टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, या हम पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये कहते थे कि ये सेफ़ प्लेसेस हैं या ये सेफ़ प्लेस एक बच्चे के लिए होनी चाहिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी देखी या बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हुए जहाँ पर हमें पता चला कि ये इतना कोई सेफ़ प्लेस नहीं है। सो द थिंग इज़ कि चाहे बच्चा इस वक्त बाहर है स्कूल से या बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वल्नरेबिलिटी जो है वो दोनों जगह पे मौजूद है। सो हमें इसको दोनों जगह एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर हमने बहुत सारी बात की अवेयरनेस के ऊपर कि लोगों के अंदर बेसिक अवेयरनेस मौजूद नहीं है। अवेयरनेस अगर मौजूद है तो उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो ये तमाम मसाइल जो
हैं अभी फ़िलहाल बच्चों के हवाले से या टीन्स के हवाले से मौजूद हैं। फिर अगर आप ये देखें तो हम अगर एक बच्चे को इमेजिन करें, आपके घर में एक टीनेजर हो और वो सुबह से शाम तक जो है वो आपने उसे देखना है। सो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आप उसे कितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, कितनी सिर्फ। और इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल हेल्थ सर्विसेज, आप ये देखें कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज आपकी कम्युनिटी में मौजूद हैं, कितने प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं, कितने ग्रुप्स मौजूद हैं, कितनी काउंसिल्स मौजूद हैं जहाँ पर वो पार्ट जो है अपना प्ले कर सकता है, अपनी एनर्जी जो है जहनी या जिस्मानी वो वहाँ पर लगा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है नौजवानों के लिए इस वक्त कम हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस हवाले से तो मेरे ख्याल से बहुत ही हम लैग कर रहे हैं। पार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है बच्चों के लिए, कोई क्रिएटिव या इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती बिल्कुल जहाँ पर ऐसा वो ही स्पोर्ट्स में आगे जा सकें। इवन कि मुझे याद है कि मेरे दौर में भी जब मैं स्कूल में थी तो टीचर्स जो है वो डिस्करेज करती थी कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ या बाकी चीज़ों में टाइम ज़ाया है। होता है, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन एग्जाम्स एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपके एक तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं रहता बच्चों के लिए, और बिल्कुल दूसरा ऐसा ही ये है। कि वो अपनी एबिलिटीज़ को वो उस तरह से एक्सरसाइज कर नहीं पाते हम्म, ना। उनको फिर बाद में पता चलता है कि उनका टैलेंट किस चीज़ में है। हम्म, ये एक उनके अंदर कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा रहती है, और एक एक खला भी मौजूद रहता है। तो ये बिल्कुल मेरे ऐसा ख्याल से ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक फैमिली सिस्टम भी मौजूद होता है, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका किस तरह से रोल होना चाहिए इस एज में, किस तरह से वो बच्चे की ज़हनी सेहत को मॉनिटर कर सकते हैं या उसमें कुछ मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, जिसको हम पाकिस्तान भर में फॉलो करते हैं और हम बहुत उसको एक मोतबर इदारा समझा जाता है साइकोलॉजी फील्ड में पाकिस्तान में, उसकी एक करंट रिसर्च हमें ये बताती है, जो रीसेंट रिसर्च है वो ये कहती है कि एक कंसर्न इंडिविजुअल एडल्ट बच्चे की लाइफ में अगर हो तो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पे काम करता है, सिर्फ एक ऐसे एडल्ट का मौजूद होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे हम बहुत इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी हैं, लेकिन उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी किस चीज़ को कह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को कह रहे हैं, उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में से कितने एडल्ट बच्चे के इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं जो कि उसको इनकरेज कर रहे हैं या उसको मौका फराहम कर रहे हैं या उसको अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं या उसको काउंसल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो हमें ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो एडल्ट बने जो कि बच्चों को ठीक तरीके से गाइड कर सके। सो फैमिली का बड़ा होना या छोटा होना वो इस मामले में मैटर नहीं करता। फैमिली को ये अवेयरनेस होना कि उन्होंने बच्चे को कहाँ पर गाइड करना है, किस तरह से उसकी मिस्टेक्स को लेके चलना है। उसको देखें, ये जो आप जो एज ग्रुप बता रही हैं इसमें बच्चा चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा कि अगर शुरू से आपने जो है एक बच्चे को अपने घर में एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं रखा है, वो बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था या वो बच्चा बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। अक्सर का जैसे हम यूनिवर्सिटी टीचिंग की बात करते हैं तो उस वक्त वालिदैन के बड़े कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि इस एज का बच्चा आपके साथ छोटी चीज़ों के साथ नहीं आता, बड़े मामलात के साथ आता है और बच्चों पे केसेस बने हुए होते हैं, रिबिलियस बच्चे होते हैं और माँ बाप परेशान होते हैं। सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि ये सिंगल पॉइंट इवेंट नहीं होता कोई भी, और आप उसको एकदम ठीक नहीं कर सकते। इसमें होता ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा टीन एज में एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बने या जो अपनी अर्ली एडल्ट हो रहा है उसमें प्रोडक्टिव है, तो हमने ये देखना है कि शुरू से आपने उसकी तरबियत कैसे की। अब हम एकदम आके चीज़ें जो हैं वो टीन एज में चेंज नहीं कर सकते। सो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है जिस पे हम काफ़ी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, उसको आप जितना स्मूथ बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएं, ताकि वो बच्चा जो है उसकी टेंडेंसी किसी भी किस्म की जिसे कहना चाहिए ना कि एक्सट्रीम बिहेवियर की तरफ जो है ऑलरेडी कम हो। और अगर ऐसा कोई चीज़ आती भी है तो फिर हमने उसको काउंटर करना है। उसको काउंटर करना ज़्यादा आसान होगा ऐसा बनिस्बत ऐसे बच्चे की जिसकी कोई भी ऐसी ट्रेनिंग ना हुई भी हो। सो ये चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल से टीन एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सही। अच्छा मैम, जैसे कि हम देखते भी हैं कि हमारे पास बहुत सारा अब नॉलेज भी आ रहा है हम्म, साइकोलॉजी के हवाले से। सोशल मीडिया को भी अगर हम देख लें, इंटरनेट पे हम बहुत सारे हमें आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि हम अपना अगर हमें कुछ फ़ील हो रहा होता है, कुछ महसूस हो रहा होता है, तो हम फ़ौरन जो है गूगल पर सर्च करते हैं। तो मेरे हम्म, ख्याल से जो जनजी को भी अगर हम देखें या जो हम्म, आज की जो अगर टीनेज जो है वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हम्म, रिलाई करते हैं कि इंटरनेट का जो नॉलेज है फिर उसको अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई भी करना शुरू
कर देते हैं। तो ये बताइएगा कि आजकल के दौर में हम चीज़ों को क्या जो लेबल कर लेते हैं खुद से, क्या वो ठीक होता है? और इस एज में क्या जो स्टिग्मा होता है या जिसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम जब टैग कर देते हैं उसके क्या नुकसान होते हैं? अच्छा, इसकी तो ये बहुत रीसेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से कि अभी एक स्टूडेंट के थ्रू हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोजर टू डिसऑर्डर्ड लैंग्वेज या ईडीएल इसे कहते हैं, या ट्रिविलाइजेशन ऑफ डिसऑर्डर। यानी कि आपने अपने आप को कहा मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, मैं ओसीडी हूँ। ये वो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं ये जो तो कि मेरी छोटी बहन भी कहती है मुझे ओसीडी है। मुझे ओसीडी है, ठीक है। मैंने कहा पता नहीं मुझे नहीं पता कि ओसीडी क्या है, लेकिन उसको पता है कि ओसीडी, और उसने कह दिया कि मुझे है ये। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उनसे सिम्टम्स भी पूछेंगे तो दे विल नो द सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो इंटरेक्शन विद एआई जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रिविलाइजेशन हो रही है। आपका ऐसा डिसऑर्डर जो कि पहले जिसमें आप एक एक्सपर्ट के पास जाते थे, वो आपकी कुछ असेसमेंट्स करता था और फिर डायग्नोसिस करता था और आपका एक ट्रीटमेंट प्लान होता था, वो चीज़ अब आपने अपने ऊपर खुद टैग कर ली है। सो होता क्या है कि समटाइम्स ये वाली नॉलेज अच्छी भी होती है कि लोगों को अवेयरनेस है, और यही जो मैंने शुरू में बात की कि ये अच्छी नहीं भी होती, इसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस भी हैं। सो जैसे अगर आप ये सोचें कि अगर आप अपने आप को ये बावर करवा लेंगे बार बार कह के कि मैं एंग्शियस पर्सनैलिटी हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, तो होता क्या है बच्चों के साथ कि वो जो आप जेंजी या जो प्री टीन्स और टीन एज की बात करिए, उसमें वो उसी तरह से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। वो उनके स्कीमास का पार्ट बन जाता है, उनके जो अपना सेल्फ इमेज है उसका पार्ट बन जाता है। सो इसी वजह से आपको लगता होगा कि जेंजी जो है वो हमसे डिफरेंटली ऑपरेट कर रही है, या उसकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो हमसे डिफरेंट है, या उसकी जो वर्बलाइजेशन है या जो जिस तरह से वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं वो हमसे बहुत मुख्तलिफ हो गया है एज़ कम्पेयर टू हम मिलीनियल्स देखें तो। सो ये चीज़ें हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कि यही जो हमने ये प्रोग्राम भी बनाया था, हमने इसीलिए बनाया था कि हम एक करेक्ट नॉलेज जो है वो बता सकें लोगों को, लेमैन इंडिविजुअल्स जिनको नहीं पता कि बेसिकली आपका डिसऑर्डर कब डायग्नोज होगा और क्या आपने आपको खुद से टैग करना है उसके लिए या नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टैग करते हैं वो ज़्यादातर वो गलत ही होता है। तो हमें इसके फिर क्या करना चाहिए अगर किसी को कुछ लग रहा है कि उसके अंदर कुछ मेंटल डिसऑर्डर है? जैसे कि मैं आपको बता रही थी ओसीडी का, तो मेरी सिस्टर को यही होता है कि चीज़ें साफ़ हों, तो वो कहती है कि मुझे तो ओसीडी है। तो क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों महसूस होता है कि इंसान के अंदर कोई मसला है इस हवाले से? देखिए, सफाई तो आपका निस्फ़ ईमान है ना, हमने तो शुरू से यही सुना है। तो सफाई पसंद होना, जैसे ये कहते हैं, अब आप ये कहें कि हम यहाँ हमारे सामने 2 टेबल्स हैं, इस पे हमें डस्ट बर्दाश्त नहीं होती, तो ये सफाई का हिस्सा है और इसमें ये नॉर्मल है, ठीक है? कि आप जो हैं आप ये चाहते हैं, जैसे अक्सर का, जैसे आपने अपने घर की मिसाल दी तो मैं अपने घर की मिसाल देती हूँ कि जैसे मेरी अम्मी जो है वो कभी रात के बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी तरबियत का ही हिस्सा था कि आप वो जो भी रिलीजियस कंपोनेंट था या जो सोशल नॉर्म्स उन्होंने मेरी नानी से जो रिसीव की, उसमें ये था कि आपने घर में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने, गंदे कपड़े नहीं छोड़ने, ठीक है? लॉन्ड्री आपकी जैसे पड़ी भी होती है अब हमारे घरों में, वो उस तरह से लॉन्ड्री आपने नहीं छोड़नी। सो उनकी अलग वजूहात थी और ये उनके रूटीन का हिस्सा थी। लेकिन डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक चीज़ जो हम शायद पहले बात भी कर चुकी हैं, फंक्शनैलिटी। आपका जो भी डिसऑर्डर है, जो भी सिम्टम्स हैं, वो आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करेगा। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल ये कहता है कि मुझे ओसीडी है और आपको लगता है कि नहीं ये तरतीब से चीज़ें रख रहा है, सफाई कर रहा है, एंड ही और शी इज़ डन विद द टास्क, तो ओसीडी की एक बड़ी अलामत ये होती है कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों को रिपीटेडली करने में कि उनके जो यूजुअल काम है, जैसे मीटिंग पे जाना है, अब उसकी एक डेडलाइन है, वो डिले होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि सोशल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, फैमिली फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, पर्सनल रिलेशंस जो हैं ओसीडी की वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो ये तो एक बहुत नॉर्मल इंडिकेशन है जो कि मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल को जो है पता होनी चाहिए। आपका हर डिसऑर्डर जो है वो ये कहता है कि आपकी सोशल फंक्शनिंग, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप फैमिली में बैठे हुए हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएवर, सो वो आपके रोल्स जो हैं उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस। सही। अच्छा मैम, जैसे कि हमारा मकसद भी यही है कि हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करें कि ऐसे कौन से अमली इक़दामात हो सकते हैं या किन बातों के बारे में वालिदैन को इल्म होना चाहिए, स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कुछ जनरल गाइडलाइंस क्या बता सकती हैं कि क्या फ़ॉलो की जानी चाहिए जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े? देखें, एक तो जितना मैंने चीज़ों को देखा और समझा
उसमें अक्सर का जैसे हम स्कूल्स में जाते थे कैंपेनिंग के लिए, हम बच्चों के जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर थे उस पर अक्सर का स्कूल्स अब आप स्कूल्स में, इसका मतलब है कि द गुड थिंग इज़ कि उनके अंदर ये नॉलेज मौजूद है कि उन्होंने काउंसलर को इंगेज करना है या हायर करना है या उनको लेक्चर्स के लिए बुलाना है। सो उसमें क्या होता था कि अक्सर का लोग बच्चों के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स की बात करते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होता है या जो मैं उनको कभी कोई टॉक भी हो तो उसमें बताती हूँ कि बच्चे का बिहेवियर जो आ रहा है, रिबिलियस बिहेवियर है, या से फॉर एग्जांपल उसका बिहेवियर ऐसा है जो कि जिसको आप ये कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ी करता है व्हाट्सएवर, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये होता है कि माँ बाप के आपस के रिलेशंस क्या हैं। क्योंकि बच्चे को कोई भी चीज़ अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर मौजूद है जो कि डायग्नोस्ड है या डायग्नोस्ड अभी है नहीं लेकिन उसकी अलामात मौजूद हैं, जो एक न्यूरोटिपिकल जो बच्चा है ना, उस पर बहुत ये चीज़ असरअंदाज होती है कि माँ बाप के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, वो घर में क्या होते हुए देख रहा है। तो अगर वो घर में मारपीट होते हुए देख रहा है, घर में आप एक दूसरे से रूडली बात कर रहे हैं या आप बात नहीं कर रहे, या बच्चा ये सेंस कर रहा है कि जो फैमिली की डायनामिक है इट्स नॉट अ गुड डायनामिक, सो फिर आपके चांसेस जो हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक बहुत वेल बिहेव बच्चा हो। अक्सर औक़ात वेल बिहेव बच्चे भी होते हैं लेकिन वो बड़े टिमिड होते हैं, वो बड़े एंग्शियस होते हैं। वो आउटवर्डली, कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि आउटवर्डली उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इनवर्डली एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नलाइजिंग और इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो एक बच्चा जो कि घर का माहौल ऐसा देखता है जो कि डिस्टर्ब्ड है या डिसफंक्शनल फैमिली है, तो वो बदतमीज़ी के थ्रू उसको एक्सप्रेस करता है। और एक सही। बच्चा जो है वो अपने आप में गुम होके या अपने आप को उससे अलग करके या खामोश होके उसको एक्सप्रेस करता है। तो ये सही। दोनों बिहेवियर्स जो हैं वो बच्चों में नज़र आ सकते हैं, और ये दोनों जो हैं ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं। और उसको क्या कहना चाहिए कि अगर हम एबनॉर्मेलिटी का वर्ड यूज़ करें तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, राइट। तो सही। बच्चा आपको तंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में जो है एक डिफरेंट बिहेवियर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि फैमिली में सबसे पहले माँ बाप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो उनको अपनी डायनामिक को ठीक करना है। हम अक्सर का जो है देखते हैं, हम आजकल इस चीज़ पे बड़ी बात करें कि ट्रॉमा जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। सो उसको उसको जो है ट्रॉमा साइकिल तोड़ने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को ठीक करें ताकि आपकी जो ट्रॉमाज़ हैं जो कि आपके अल्फाज में कहीं कहीं आते हैं, जैसे हम अक्सर औक़ात अपने बच्चे को बहुत रूथलेसली कह देते हैं कि तुम कर ही नहीं सकते ये। अब एक छोटे से जहन पे जो कि 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का बच्चा है, वो उससे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेता है या उसको वो रिबिलियस हो जाता है कि अब तो मैं करूँगा ही नहीं। सो द सही। थिंग इज़ कि हमारी जो अपनी ट्रॉमाज़ हैं वो हमने पहले टैकल करने हैं, अपनी जो फैमिली का डिसफंक्शन है वो हमने तब टैकल करना है। सही। हो क्या रहा होता है जो कि हमारे लिए समटाइम्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि बच्चे तो बच्चे, हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि यानी अर्ली एडल्ट में हुड में होते हैं, कि उनसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि उनकी टीचर्स उनको ठीक कर देंगे, ठीक है। सही। या मेरा बच्चा सही। जो है, मेरा बहुत क्योटिक फैमिली एनवायरनमेंट है लेकिन ये स्कूल जा रहा है और मैं एक भारी फीस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उनका काम है कि वो ठीक करें। देखिए, हमेशा जब ड्रग अब्यूज़ होती है उसमें एक बात याद रखिए कि जब तक बच्चा जब तक कोई भी इंसान रिहेबिलिटेशन में होता है, जहाँ पर उसको ना ड्रग मिल रही है ना इस किस्म की स्टिमुलेशन मिल रही है, वहाँ पर ठीक हो जाता है। मसला कहाँ आता है, जब वो अपनी कम्युनिटी में वापस आया और रिलैप्स हुआ। सो देखिए, अगर एक बच्चा, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बीइंग टीचर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बच्चे को बहुत अच्छी चीज़ें करवाई, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कराई, उसको काउंसल भी किया, जाना उसने आपके पास ही है, राइट। सो जो जहाँ पर उसने ज़्यादा वक्त गुजारना है, जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है, जिस ख़ानदान के साथ वो अटैच है, जब तक वहाँ से डिसफंक्शनैलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी या बीइंग पेरेंट्स हम उस चीज़ पे काम काज नहीं करेंगे, तब तक हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। 75% जो है, जिसकी जो फैमिली की तरफ से अगर ख़राबी आ रही है, तो 75% तो आपका एजुकेशनल सेटअप कभी भी उसको जो है वो नहीं कर सकता। आप 50-50 की बेसिस पे चल सकते हैं, 75-25 की बेसिस पे चल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वो पूरा पूरा दिन हमारे साथ नहीं होते, वो 2 घंटे की क्लास लेने आए, 3 घंटे की क्लास लेने आए। सो वी डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि हम पर्सनली उनसे लिंक करें, और अगर पर्सनली लिंक भी कर लें तो 3 घंटे में, या उसके बाद अगर हम 5 घंटे भी उनके साथ लगाएं तो वो 2 घंटे ही हैं। और हम कहीं से जो पेरेंट्स का लव है या उनका जो फंक्शनैलिटी है या उनकी जो एक सिंपैथी है अपने बच्चे के साथ, उसको तो कहीं पर भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और जो बच्चों की ज़हनी सेहत है उसका मेरे ख़्याल से ज़्यादा जो दारोमदार है
वो अपने घर पर ही होता है, जहाँ पर वो अपने घर वालों के साथ इतना टाइम गुजार रहा होता है, तो वहाँ पर जो भी उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो वहीं पर, मेरे ख्याल से वहीं पर ज़्यादा जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। और स्कूल तो मेरे ख्याल से वो एक दरसगाह है जहाँ पर वो एक पढ़ने वाला भी एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ पर तो एक अलग ही मसरूफियात होती हैं। तो मेरे ख्याल से उस दौरान जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना कर पाना या आइडेंटिफाई कर पाना भी इवन मुश्किल होता है। और अक्सर जो बच्चे इस कैफियत से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो सही तरह से फंक्शन भी नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही तो है, फिर वहाँ पर बिल्कुल ऐसे टीचर्स ही है। के लिए भी और बाकी जो है बाकी बच्चों के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे आपसे आपने बात भी की कि अक्सर बच्चे इस चीज़ को बदतमीज़ी से एक्सप्रेस करते हैं या उनका बिल्कुल बहुत ऐसे है। ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना, तो इन चीज़ों के ज़रिए भी बच्चे एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा मैम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने एडोलेसेंस जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ के हवाले से आज हमने बात भी की, काफ़ी हमने नुकात पर हमने बात कर लिया। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते आप इस हवाले से बच्चों को या नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, वालिदैन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि अपनी तरजीहात में वो क्या चीज़ शामिल कर लें कि जिससे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो सके या उस पर मुस्बत असरात पड़ सके। अच्छा, नौजवान मुझसे खफा ना हो जाएं इस बात पे, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारे नौजवानों को पढ़ा रही हूँ, बट द सही। थिंग इज़ कि मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मैं बच्चों को एक लाइफ स्किल सिखाती हूँ, और ये मैं अपनी पिछली कुछ ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा करी हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि इमेजिनरी जब भी आपके साथ कोई वाक़या हो, तो आपने अक्सर का देखा हो ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब हम बचपन में करते थे तो कॉपी के दरमियान में एक लाइन लगाते थे। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि अपने जहन में ना एक लाइन लगाएं दरमियान में, और कोई भी वाक़या हो तो उस पर देखें कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी। उसमें से जो चीज़ें आपके कंट्रोल में से फॉर एग्जांपल नहीं थी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई जो है प्रोटेस्ट जो है वो रोड पे चल रहे थे, आपके आपके हाथ में नहीं था, तो आपके बिहेवियर का वो पार्ट जो कि आपके हाथ में था वो आपने कितना कंट्रोल किया। और ये मैं बार बार एक्सरसाइजेस बच्चों को क्लासरूम्स में भी कराती हूँ, ट्रेनिंग्स के दौरान भी कराती हूँ। एक पैटर्न जो मैं नोट करती हूँ वो ये है कि आजकल ब्लेम शिफ्ट जो है वो पेरेंट्स भी कर रहे हैं, वो टीचर्स भी कर रहे हैं, वो नौजवान खुद भी कर रहे हैं। यानी कि अक्सर नौजवान बहुत आसानी से कह देते हैं हमारी तो फैमिली डायनामिक, अब उनको क्योंकि टर्मिनोलॉजीज आ गई है ना मेंटल हेल्थ से, हम ऑलरेडी ट्रामाटाइज थे, हम बचपन में भी ट्रामाटाइज हो सही। गए, ये भी हो गया वो भी हो सही। गया। परफेक्टली फाइन, दैट वाज समथिंग विच वाज अनकंट्रोलेबल। हम्म। सो राइट नाउ सही। व्हाट इज अंडर कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल करें। ठीक है, वो एक होता है ना कि आप बहाव में बह जाते हैं, मेरे साथ तो ये हो गया, अब कुछ भी ठीक अब नहीं हो कुछ नहीं सकता। हो सकता। सो सही। अगर हम अपना माइंडसेट इसी तरह से रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। सो यही पैगाम है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपकी पढ़ाई आपके कंट्रोल में है, आपके टाइम मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है, आप अपने वीडियो गेम पे कितना खेल रहे हैं, पढ़ाई कितनी करें, ये भी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो जो चीज़ें कंट्रोल करनी है जिससे आप बेहतर हो सकते हैं, उसको सही। प्लीज़ ज़रूर बेहतर करें। सही। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे ख्याल से जो आपने मैसेज दिया है इससे मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। एक लाइन में आपने बहुत सारी चीज़ों को सम अप कर दिया कि वाकई हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो पास्ट में जो कुछ हो चुका है वो आज का जो हमारा फ्यूचर है इसको भी या प्रेजेंट है इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, या जो कुछ बुरा हो चुका है ये सब कुछ हमारे साथ ही है अभी। तो ये बिल्कुल बहुत ऐसे। अच्छी टेक्निक है कि आप जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में उन चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें रीबा। एक बार फिर वक्त दिया और इस हवाले से आपने आगाही भी जो है इस हवाले से काफ़ी अवेयरनेस भी आपने क्रिएट की देखने और सुनने वालों के लिए। सामने कराम, आप देख और सुन रहे थे प्रोग्राम वॉइस फॉर मेंटल हेल्थ। मैं हूँ आपकी मेज़बान रीबा सलीम और आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।